BNPSC पार्ट सेकेंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है जनसंख्या। जनसंख्या के अंतर्गत अपन यह अध्ययन कर रहे थे, जनसंख्या वितरण का अध्ययन किया था, घनत्व का अध्ययन किया था। आज अपन बात करते हैं जनसंख्या वर्ग। जनसंख्या वर्ग के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे जनसंख्या वर्ग से उत्पन्न समस्या। आज अपन अध्ययन करेंगे विश्व के अनेक देश ऐसे पाए जाते हैं जहां पर संसाधन कम पाए जाते हैं, अर्थात संसाधनों की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन आज वहां पर जनसंख्या इतनी निवास करती है कि वहां पर बेरोजगारी, भुखमरी, आवास जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जिन देशों में संसाधन कम पाए जाते हैं, जनसंख्या अधिक पाई जाती है, वहां पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है? सबसे पहले आती है आवास की समस्या। आवासीय समस्या की बात करें तो लगातार जनसंख्या में वृद्धि होती है और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से अत्यधिक मात्रा में उनको रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं और 3 मूलभूत आवश्यकताओं में आवास मुख्य आवश्यकता है। मनुष्य अपने प्राकृतिक प्रकोप, सर्दी हुई, गर्मी हुई, वर्षा है, इनसे बचने के लिए क्या करता है? आवास में यानी निवास करता है, आवास का निर्माण करता है। जनसंख्या बढ़ने के कारण से नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है और आज नगरीय क्षेत्रों में अध्ययन करें अपने तो बहुमंजिला मकान पाए जाते हैं और उनमें भी एक पूरा का पूरा परिवार एक ही कमरे में निवास कर रहा है। नगरीय क्षेत्रों में ऐसे लोग भी निवास करते हैं जिनकी आय कम होती है और जिन लोगों की आय कम होती है वो लोग किराए के मकान में निवास करते हैं। लेकिन जब किराए की लागत उच्च होती है तो वो लोग क्या करते हैं? झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करते हैं, जिनको अपन गंदी बस्ती भी कहा जाता है और मलिन बस्ती भी कहा जाता है। तो आवास की समस्या के कारण से लोग एक ही मकान में निवास करते हैं और आवास में एक ही मकान में निवास करने के कारण से गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। गंदी बस्ती भी कहा जाता है या मलिन बस्ती भी कहा जाता है। गंदी बस्ती कहेंगे या मलिन बस्ती कहा जाता है। तो आवास की समस्या के कारण से गंदी बस्तियों का क्या हो जाता है? प्रादुर्भाव हो जाता है। वर्ष 2001 की जनगणना का अध्ययन करें तो भारत में 39% ऐसे परिवार पाए जाते हैं जो केवल एक ही रूम में निवास करते हैं, एक ही कमरे में निवास करते हैं। मात्र 52% घर ऐसे पाए जाते हैं जो कि पक्के हैं, बाकी के बाकी मकान कैसे पाए जाते हैं? कच्चे पाए जाते हैं। कुछ का फर्श कच्चा है, कुछ की छत कच्ची है, वर्षा ऋतु में उनमें से पानी टपकता रहता है। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? सबसे पहली बात आती है आवास की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी बात आती है पेयजल की समस्या। वैसे तो पृथ्वी का अध्ययन करें तो पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है, लेकिन ये वाला जल महासागरीय क्षेत्रों में पाया जाता है और महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाने के कारण से पीने अयोग्य होता है, क्योंकि उसमें किसकी मात्रा पाई जाती है? लवण की मात्रा पाई जाती है। मात्र केवल 1% जल ऐसा पाया जाता है जो कि मीठा है और मनुष्य उसको आसानी से प्राप्त कर सकता है। आज भारत का अध्ययन करें या विश्व का अध्ययन करें तो जल मानव की मूलभूत आवश्यकता है
और इस मूलभूत आवश्यकता को देखते हुए अधिकांश लोग मकान ऐसे स्थान पर बनाते हैं जहां पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों का अध्ययन करें तो लोग दूर दूर से पानी लेकर आते हैं और फिर बाद में पीने के रूप में काम में लेते हैं। अगर जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो आने वाली जनसंख्या के लिए शुद्ध पेयजल का अभाव हो जाएगा। और आज अपन जैसे जहाँ से पेट्रोल पंप से यानी पेट्रोल प्राप्त करते हैं वैसे ही पानी की भी क्या हो जाएगी, पंप हो जाएगी। पर पानी कहाँ से मिलेगा, पानी पंपों से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 60% परिवार तो आज भी ऐसे पाए जाते हैं जिनके पास में सुचारू रूप से पानी की सुविधा पाई नहीं जाती, तो शुद्ध पेयजल की ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तीसरी बात आती है ऊर्जा आपूर्ति की समस्या। आज विश्व का अध्ययन करें तो विश्व के अधिकांश परिवार ऐसे पाए जाते हैं जहां पर विद्युत की व्यवस्था नहीं पाई जाती। कुछ घर तो ऐसे पाए जाते हैं जहां पर विद्युत का कनेक्शन ही नहीं पाया जाता। पूरे के पूरे गांव ऐसे पाए जाते हैं जहां पर विद्युत की आपूर्ति नहीं पाई जाती। आज पूरे विश्व का अध्ययन करें तो केवल 17.5% परिवार ऐसे हैं जो कि एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आज वही लकड़ी जलाते हैं और वही चूल्हे में खाना बनाते हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए और भी ऊर्जा की जरूरत होगी, अर्थात इसकी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ऊर्जा की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। चौथा आता है खाद्यान्न संकट। आज अपन अध्ययन करें तो अधिकांश लोग शाकाहारी हैं। अब मनुष्य यानी खाद्यान्नों का उत्पादन कहां पर करता है, भूमि पर करता है। और जब लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी तो जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण से मनुष्य यानी अपने मकान कहां बनाएगा, कृषि भूमि पर बनाएगा। अतः कृषि हेतु भूमि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब मानव के लिए कृषि हेतु भूमि कम हो जाएगी तो धीरे धीरे मनुष्य के लिए खाद्यान्न की समस्या क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। और जब मानव के लिए खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो लास्ट में मनुष्य को खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु इस पर निर्भर रहना पड़ेगा, महासागरीय क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और वहां से मनुष्य अपनी खाद्य आपूर्ति हेतु किसका सेवन करेगा, मछलियों का सेवन करेगा। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे खाद्यान्न की आवश्यकता अधिक बढ़ती जाती है। अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती गई तो वर्ष 2050 तक 304 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में आ जाती है बेरोजगारी। ये वाली सबसे अधिक समस्या पाई जाती है। आज संपूर्ण विश्व का अध्ययन करें तो रोजगार के साधन सीमित पाए जाते हैं। प्राचीन काल का अध्ययन करें तो प्राचीन काल में तो मानव की आवश्यकताएं सीमित थी, रोटी, कपड़ा और मकान। धीरे धीरे मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई, जनसंख्या में भी एक तरफ वृद्धि होती गई और मानव के लिए रोजगार के साधन क्या होते गए, कम होते गए। आज पूरे विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या ऐसी पाई जाती है जिसकी आधी से अधिक उम्र तो रोजगार की तलाश में निकल जाती है। वो लोग सुबह उठकर जाते हैं, अगर रोजगार उपलब्ध होता है तो शाम का भोजन बनता नहीं, तो शाम का भोजन भी नसीब नहीं होता है। तो बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक पाई जाती है। और जनसंख्या में और वृद्धि होती गई तो आने वाले समय में लोगों के लिए रोजगार के साधन ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। छठी बात आती है नित्य उपयोगी वस्तुएं महंगी हो जाएगी। नित्य उपयोगी वस्तुओं में जैसे अपन दूध लेते हैं, सब्जी लेते हैं, अन्य राशन पानी लेते हैं। जनसंख्या बढ़ेगी तो इनकी आवश्यकता क्या होगी, अधिक होगी। और जब इनकी मांग में वृद्धि होगी और इनका उत्पादन कम होगा तो अपने आप इनके मूल्य में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि
मांग तो अधिक है, उत्पादन क्या है, कम है, तो धीरे धीरे ये वाली वस्तुएं क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो जब नित्य उपयोगी वस्तुएं महंगी हो जाएगी तो इसके कारण से मानव का जीवन स्तर क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। और ये वाली जो वस्तुएं हैं वो गरीब व्यक्ति की पहुंच से दूर हो जाएगी। गरीब व्यक्ति को इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्धि नहीं होगी, तो नित्य उपयोगी वस्तुएं भी क्या हो जाएगी, महंगी। अगला आता है आपराधिक प्रवृत्तियों का विकास हो जाएगा। आपराधिक प्रवृत्तियों का विकास कैसे होगा? अपन बात कर रहे हैं बेरोजगारी। मानव को जब रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो मनुष्य अपना पेट पालने के लिए लास्ट में क्या करेगा, चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार जैसी प्रवृत्तियों का विकास हो जाएगा। और जब इस प्रकार की प्रवृत्तियों का विकास हो जाएगा तो देश में सामाजिकता का हनन हो जाएगा। तो आपराधिक प्रवृत्ति, जनसंख्या बढ़ेगी, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आपराधिक प्रवृत्तियों का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो जनसंख्या बढ़ने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, पेयजल की समस्या, ऊर्जा की आपूर्ति की समस्या, खाद्यान्नों का संकट हो जाएगा, बेरोजगारी, नित्य उपयोगी वस्तुएं महंगी हो जाएगी और आपराधिक प्रवृत्तियों का विकास हो जाएगा। इसके अलावा मानव के लिए परिवहन के साधन हुए, मानव के मनोरंजन के साधन हुआ, शिक्षा की कमी हो जाएगी, और इसके साथ में मानव का जीवन स्तर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। अब इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करें? यानी इन समस्याओं का अपन समाधान किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहली बात आती है, तीन प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। एक अनुकूलतम जनसंख्या, दूसरा जनाधिक्य और तीसरा जनाभाव। अगर संसाधनों के अनुरूप जनसंख्या पाई जाती है तो उसे अपन कहते हैं अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। और जहां पर ये वाली स्थिति पाई जाती है उस क्षेत्र का अपने आप ही क्या होता है, विकास होता है। संसाधन कम पाए जा रहे हैं, जनसंख्या अधिक पाई जा रही है, उस क्षेत्र का कभी भी विकास संभव नहीं हो सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से करें? सबसे पहली बात आती है अपन उद्योग, परिवहन और संचार के साधनों में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करेंगे? अपन उद्योग, परिवहन और संचार के साधनों में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। जब उद्योगों में वृद्धि होगी तो मानव को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, और जब मानव को रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि उद्योग लोगों को द्वितीय श्रेणी का रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, और रोजगार के साधनों में वृद्धि हो जाएगी तो मनुष्य का जीवन स्तर अपने आप ही उच्च हो जाएगा। और जब मानव का जीवन स्तर उच्च होगा तो जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, कम होगी। परिवहन के साधन और संचार के साधन दोनों की दोनों तृतीय व्यवसाय में आते हैं, और जहां पर लोग तृतीय व्यवसाय करते हैं उन लोगों का जीवन स्तर हमेशा उच्च पाया जाता है। तो लोगों को अपन उद्योग, परिवहन और संचार के साधनों में वृद्धि करके उनको रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएंगे तो अपने आप ही जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी, कम होगी। दूसरी बात आती है शिक्षा का प्रसार। अगर व्यक्ति में शिक्षा का प्रसार होगा तो जन जागरूकता बढ़ेगी। आज अपन अपने आसपास के जितने भी लोग देखते हैं, जो परिवार शिक्षित पाया जाता है वहां पे जनसंख्या वृद्धि दर निम्न पाई जाती है।
तो शिक्षा के प्रसार के द्वारा लोगों में जन जागरूकता आती है, और जब लोगों में जन जागरूकता आएगी तो अपने आप ही जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो शिक्षा का प्रसार करेंगे जिससे लोगों में जन जागरूकता की भावना का क्या होगा, विकास होगा। तीसरी बात आती है विवाह की उम्र में वृद्धि। इसके साथ में बाल विवाह पर रोक। वर्तमान भारतीय विवाह अधिनियम के तहत लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, और लड़की की उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। अगर व्यक्ति छोटी उम्र में विवाह होता है तो उसका संतानोत्पत्ति काल में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगर विवाह की उम्र में वृद्धि कर दी जाएगी तो संतानोत्पत्ति काल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब मानव के संतानोत्पत्ति काल में कमी हो जाएगी तो जनसंख्या वृद्धि दर अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो विवाह की उम्र को अगर और भी बढ़ा सकते हैं, 21 से 22, 23, 25 तक कर सकते हैं, उससे व्यक्ति की संतानोत्पत्ति काल में क्या होगी, कमी होगी, और जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला आता है परिवार नियोजन के कार्यक्रम। को कठोरता से लागू। परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को कठोरता से लागू कर देना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या का स्थायी निदान यही है। अगर परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को कठोरता से लागू कर दिया जाए तो जनसंख्या वृद्धि में स्थायी रूप से निदान हो सकता है। जब भी जनसंख्या वृद्धि दर में कमी होगी, नहीं तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी नहीं होगी। तो परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम हैं उनको कठोरता से लागू कर देना चाहिए, ताकि बढ़ी हुई जनसंख्या का स्थायी रूप से क्या हो जाएगा, निदान हो जाएगा। अगला आता है प्रवास। प्रवास में व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, और प्रवास के कारण से जिन स्थानों पर अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है उन स्थानों से जनसंख्या को उन स्थानों पर भेजा जा सकता है जहां पर जनसंख्या कम निवास करती है। अतः जहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती थी वहां पर जनसंख्या कम हो जाएगी, और जहां पर जनसंख्या बिल्कुल भी निवास नहीं करती है उन क्षेत्रों में जनसंख्या हो जाएगी। अतः दोनों स्थानों के संसाधनों का अनुरूप यानी विकास हो जाएगा, और लोगों को रोजगार के साधन भी क्या हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। जितने भी लोग पाए जाते हैं उन लोगों को जाति और धर्म इनके भेदभाव से निकालना चाहिए और अपने विकास की ओर आकर्षक ध्यान देना चाहिए। आज भारत देश का अध्ययन करें, और भारत देश में कुछ धर्म ऐसे पाए जाते हैं जो संतान को भगवान की देन मानते हैं, ईश्वर की देन मानते हैं, अल्लाह की देन मानते हैं। उनको इस भ्रांति से दूर करना चाहिए। वो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को बिल्कुल भी नहीं अपनाते हैं, ताकि वो देश का विकास कर सके और अपना खुद का विकास कर सके। उनकी अर्थव्यवस्था में भागीदारी को क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि उन लोगों को आसानी से क्या हो सके, विकास हो सके। इसके बाद में आता है जो सरकारी कर्मचारी पाए जाते हैं, उनके कितने बालकों पर, 2 बालक। 2 बच्चों का जो नियम होता है या 2 संतान का जो नियम होता है उसको कठोरता से लागू कर देना चाहिए। सरकारी पद उसी व्यक्ति को मिलने चाहिए जिसके केवल 2 ही संतान है, क्योंकि रोजगार की तलाश सभी को रहती है और रोजगार सब यही चाहते हैं भाई अपने को रोजगार कैसा मिले, सरकारी रोजगार मिले। तो अपने आप की संतान कितनी होगी, 2।
और जनसंख्या वृद्धि पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, निदान हो जाएगा। तो सरकारी जो यानी कर्मचारी पाए जाते हैं उनपे 2 बच्चों के बाद भी परिवार नियोजन के कार्यक्रम को क्या कर देना चाहिए, कठोरता से लागू कर देना चाहिए। भूमि का पूर्ण उपयोग होना चाहिए, क्योंकि भूमि का पूर्ण उपयोग करेंगे और भूमि पड़ती बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे तो बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। और जब बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध हो जाएगी तो व्यक्ति कुपोषण या बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। तो भूमि का पूर्ण उपयोग होना चाहिए, उन्नत कृषि पद्धति को अपनाना चाहिए और अधिकांश भूमि का उपयोग औद्योगिक कार्यों में होना चाहिए, क्योंकि औद्योगिक कार्यों में जिस भूमि का उपयोग किया जाता है वहां पर लोगों को रोजगार के साधन अधिक उपलब्ध होते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर गरीबी पाई जाती है, जो गरीबी वाले क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पर किसकी स्थापना करनी चाहिए, उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। और उद्योग लोगों को क्या उपलब्ध करवाते हैं, रोजगार उपलब्ध। तो जिन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में गरीब लोग निवास करते हैं, पिछड़ी जनजाति के लोग निवास करते हैं, जहां पर शिक्षा की कमी पाई जाती है, उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। और जहां पर उद्योगों की स्थापना हो जाएगी वहां पर लोगों को अत्यधिक मात्रा में क्या उपलब्ध हो जाएगा, रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। अतः उन लोगों का जीवन स्तर अपने आप ही क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि के स्थायी रूप से निदान तो 3 ही निदान है। शिक्षा का प्रसार भी होना चाहिए, विवाह की उम्र में वृद्धि कर देनी चाहिए और परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को कठोरता से लागू करना चाहिए। इसी प्रकार से लोगों को उद्योग, परिवहन, संचार के साधनों में वृद्धि करते हुए रोजगार भी उपलब्ध करवा देना चाहिए। प्रवास के द्वारा व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना चाहिए। जाति धर्म की बाधाओं से निकालकर देश हित और व्यक्ति के खुद के हित में प्रयास करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों में 2 संतान के नियम को लगाकर परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को कठोरता से लागू कर देना चाहिए। भूमि का पूर्ण उपयोग ताकि खाद्यान्नों का उत्पादन हो सके और गरीबी वाले क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करके और उनको अत्यधिक मात्रा में क्या उपलब्ध हो सके, रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।